हमने दो जो धर्म समाज सुधारक थे उसके किए, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तीसरा हम करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1882 ईस्वी की संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था। 1882 ईस्वी में इसकी संचालिका जो थी वो एनी बेसेंट थी। उन्होंने कहा था भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह ये कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। इनके अलावा उपर्युक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रार्थना समाज, स्थापना 1867 ईस्वी, संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। सनातन धर्म सभा, स्थापना 1895 ईस्वी, संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा। रामकृष्ण मिशन, स्थापना 1897 ईस्वी, संस्थापक विवेकानंद आदि ने हिंदी प्रचार में योग दिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेताओं ने क्या क्या योगदान दिया। जैसे 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्र भाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। 1917 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती है, तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। आगे हम महात्मा गांधी जी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, हिंदी के विकास के लिए जो जो अपने योगदान दिए, जो जो अपने विचार दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। 1917 ईस्वी में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, अमलदारों, राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा ये मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी एवं वर्धा 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई। वर्ष 1927 ईस्वी में सी राजा गोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश में कहा गया था, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु
कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया। वर्ष 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए। वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप में कभी नहीं लिखी गई। सो गाइस, ऐसे हमने देखा हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। किन किन कवियों ने, किन किन आचार्यों ने, किन किन नेताओं ने अपना योगदान दिया, हिंदी कैसी राष्ट्रभाषा बनी, किन किन परिस्थितियों से निकली, कौन कौन सी परिभाषाएं सबने अपनी अपनी दी, अपना अपना योगदान दिया। आगे हम देखेंगे कि हिंदी राजभाषा के रूप में कैसे आई। ओके गाइस, थैंक यू।